to use state of a class, state of an object. उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को अगर आप यूज करना चाहते हैं, so that you need to create an object of the class. Okay? Yes sir. ऊपर लिखा है नीचे लिखा है यार, क्या जवाब? तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है जावा में, इसके बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, बट जो रिकमेंडेड वे है दैट इज व्हाट न्यू ऑपरेटर, जो कि अभी हम लोगों ने बना के देखा था, राइट? सर अब ये एक ही तरीका सर आपने बताया है? हाँ, एक ही तरीका मैं बताऊंगा, कहो तो बता दूंगा, लेकिन पढ़ाता नहीं हूँ मैं सारे तरीके, ठीक है ना सर? जो मतलब इजी है सर वो वाला बता दीजिए बस। इजी नहीं, जो स्टैंडर्ड है, जो चलता है वो बताऊंगा, इंटरनली यही काम करता है। अच्छा। हाँ? जो हमें काम आए, मतलब जो हमें आ रहे यूज। नहीं, जो स्टैंडर्ड है, जो यूज में रहता है, आप बुक्स में भी पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, आपको यही तरीका मिलेगा। ये और बहुत मतलब फिर आप जब डिटेल में जाओगे तो आपको चीजें पता चलेंगी, तो ऐसे भी ऑब्जेक्ट बनते हैं, बट दिस इज द व्हाट स्टैंडर्ड वे। क्या करोगे आप? जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उस क्लास का नाम लिखोगे, ओपन ब्रैसेस, करली ब्रैसेस, ओपन पैरेंथेसिस एंड करली पैरेंथेसिस, और यहाँ कोई वेरिएबल का नाम लिखोगे, राइट? यस सर। और इस वेरिएबल के नाम में ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो उसका मेमोरी में एड्रेस होगा, वो इसके पास एड्रेस आ जाएगा। ये मैंने करके दिखा चुका हूँ, है ना? यस सर। और ये वो डेटा टाइप रहेगा जिस टाइप का ऑब्जेक्ट बना है, यानी कि अगर क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना है तो ये क्लास ए लिखी जाएगी, राइट? ए यस, नेम ऑफ द क्लास। यस सर। ठीक है। अच्छा, अभी चीजें बदलेंगे, ध्यान रखना। इनहेरिटेंस के बाद मैंने एक टॉपिक छोड़ा था यूनिट 1 में, वाइडनिंग रेफरेंस टाइपकास्टिंग, नैरोइंग रेफरेंस टाइपकास्टिंग, क्योंकि प्रिमिटिव टाइपकास्टिंग पढ़ा दी थी मैंने, रेफरेंस की टाइपकास्टिंग बच गई थी। जब इनहेरिटेंस खत्म होगा तो इनहेरिटेंस के बाद पता है ये थोड़ा सा चीजें बदलेंगी। यहाँ जो है क्लास का नाम रहेगा और यहाँ पेरेंट क्लास का नाम रहेगा। सपोज करो ए पेरेंट है, बी चाइल्ड है, तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा और पेरेंट में रेफरेंस जाएगा, यानी कि बी, ये जो टाइप रहेगा ये पेरेंट टाइप का रहेगा और ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसको बोलते हैं रेफरेंस टाइपकास्टिंग। विल डिस्कस इन इनहेरिटेंस। ओके, छूटी हुई थी यूनिट 1 की, क्योंकि मैं वो यूनिट 2 में ही कवर हो सकती है। ठीक है, अब पॉइंट पे आता है, तो न्यू ऑपरेटर काम कैसे करता है? न्यू ऑपरेटर कैसे काम करता है? सपोज करो आप ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो आपकी फाइल में अवेलेबल नहीं है। क्या है? आपने क्लास कॉल करना हो। हेलो, यस सर। हाँ सुनो, स्टेप बाय स्टेप सुनो। ऑब्जेक्ट बनने की जॉब, न्यू ऑपरेटर की जॉब ऑफ द न्यू ऑपरेटर, राइट? पहला पॉइंट क्या है कि ये क्लास जो नाम होगा ये वाला, इसको आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए ये चेक करेगा क्या ये नाम है, ये एग्जिस्ट करता भी है, मतलब किसी क्लास का नाम है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई आप ऐसे कोई एक्सवाइजेड लिख दे, वो क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो वो ऑब्जेक्ट की जो प्रोसेस है, क्रिएशन ऑब्जेक्ट की प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंशिएशन। ठीक है ना? जो ऑब्जेक्ट बनाने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नथिंग बट इंस्टेंशिएशन। एक टर्म है ये, है ना? तो आपको इंस्टेंशिएशन भी सुनने को मिलेगा। व्हाट इज द इंस्टेंशिएशन? प्रोसेस क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट प्रोसेस इज व्हाट? इंस्टेंशिएशन। ओके, तो सबसे पहले क्या काम होगा? क्लास चेक होगी। सपोज फॉर एग्जांपल एक ये क्लास थी, सपोज उसका नाम क्यू था। अगले पेज में और क्लास, अगली फाइल में जिसका नाम z है। ओके, अब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो किस क्लास का? q का। q तो इस फाइल में है नहीं, ठीक है ना? तो q क्या चेक करेगा? सबसे पहले q को चेक करेगा क्या q क्लास एग्जिस्ट करती है, राइट? अब q एग्जिस्ट तो करती है, बट किसी और फोल्डर में पड़ी हुई है। अभी तो ये सेम फोल्डर है, दोनों प्रोग्राम अगर सेव होंगे, सपोज करो सेम में है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी और फोल्डर में पड़ी है तो क्लास पाथ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? तो ओवरऑल हम ये मान के चल रहे हैं हाँ वो एग्जिस्ट करती है, राइट? क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही नहीं, वो एरर दे देगा, ठीक है ना? बात समझ रहे हो नहीं? यस सर। तो पहला पॉइंट क्या होगा? जैसे ही ऑब्जेक्ट अगर एग्जिस्ट करेगी तो मेमोरी एलोकेट कर देगा ऑब्जेक्ट के लिए। कहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ बनते हैं? जेवीएम आर्किटेक्चर पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट कहाँ बनते हैं?
तो हीप मेमोरी एरिया। हीप मेमोरी एरिया में सब चीज याद रखो भाई, जेवीए मार्केटिंग में बढ़ा दूंगा, इसीलिए तो मैंने पढ़ाया था। हीप में बनते हैं। पॉइंट 2 क्या है, उस क्लास के जितने भी नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर होंगे, डेटा मेंबर बोलो, डेटा मेंबर यानी वेरिएबल। वेरिएबल को मेमोरी मिल जाएगी किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, जो कि एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट। समझ गए बात को, ये बात समझ गए, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, स्टेट। ठीक है ना, जो स्टेट होगी उस ऑब्जेक्ट की, और वो एसोसिएट हो जाएगी ऑब्जेक्ट के साथ, और उनको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। कितनी बार होगी, एक बार। एक बार नहीं, जितनी बार ऑब्जेक्ट, जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतने बार। याद रखो, ठीक है ना। और थोड़ा ये दो लाइनें अलग हैं कि उस जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा उस वैसे ही नॉन स्टैटिक ब्लॉक टॉप टू बॉटम ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे। तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक पर अभी हम पहुंचे नहीं है, ठीक है ना। नॉन स्टैटिक ब्लॉक टॉप टू बॉटम ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, फिर कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो ये 2 पॉइंट अभी आएंगे, राइट। दिस पॉइंट, ये सेपरेट पॉइंट है यूनिट 2 के, सेपरेट टॉपिक है ना। नॉन स्टैटिक ब्लॉक एंड एग्जीक्यूट कंस्ट्रक्टर। तो प्रोसेस समझ में आ गया मिला जुला कि इन 2 लाइनों अगर मैं बात हटा दूंगी कुछ देर के लिए, बाकी समझ में आ गया कैसे क्या काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट बनने की जॉब क्या है। यस सर। पहला तरीका था, अगर आपको और तरीके भी जानने हैं वैसे तो इंटरनेट पे मैं भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तरीका ये, क्लास डॉट और नेम ऑफ द क्लास डॉट न्यू इंस्टेंस। तरीका ये है, तरीका जो है वो थोड़ा सा लेंदी तरीके हैं। डी सीरियलाइजेशन, ठीक है ना, ये आपके नाम बता दे रहा हूँ कैसे कैसे ऑब्जेक्ट बनते हैं ना। क्लोनिंग, क्लास डॉट फॉर नेम हो गया, क्लोनिंग हो गया। टोटल मिला के 6 तरीके होते हैं ना, 5, और अभी याद नहीं आ रहा मुझे भी। न्यू ऑपरेटर, क्लास डॉट फॉर नेम, डीसीरियलाइजेशन, क्लोनिंग, रिफ्लेक्शन एपीआई, एक और कुछ है जो कि अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। ओके, तो ये इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट बन जाता है, इस तरीके से। चलो खैर, पॉइंट बाय, व्हाट इज स्टैटिक मेथड, प्री स्टैटिक मेथड, व्हाट इज नॉन स्टैटिक मेथड, इनको कवर करते हैं आज, है ना। व्हाट इज नॉन स्टैटिक मेथड, व्हाट इज स्टैटिक मेथड एंड व्हाट इज नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है ना। तो स्टैटिक मेथड क्या चीज है भाई, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट। फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉन स्टैटिक के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। नहीं मैम, टॉकिंग अबाउट मेथड, तो नॉन स्टैटिक मेथड वो मेथड होते हैं जिनके आगे स्टैटिक लगा होगा और क्लास के अंदर होंगे। दोज मेथड विच डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास अलोंग विद द स्टैटिक मॉडिफायर, such kind of method are nothing but static method, right। समझ में आ गया स्टैटिक मेथड क्या होते हैं। तो स्टैटिक मेथड जो है वो किसके साथ एसोसिएट होते हैं, बाइंड किसके साथ होते हैं, क्लास के साथ, क्लास के साथ। और कौन सी मेमोरी में पहुंचते हैं, स्टैक में। ये लाइन तो खैर थोड़ा सा अलग है कि ओनली वंस इसको हटा देते हैं ना, स्टोर्ड, क्योंकि मेथड कोई भी हो सब एक ही बार मेमोरी में जाते हैं ना। स्टैटिक मेथड कौन सी मेमोरी में जाते हैं, स्टैक एरिया में जाता है। हाँ, नहीं स्टैटिक मेथड स्टैक में तो जाते हैं, बट इनकी कॉलिंग कहाँ रहती है, कॉलिंग स्टोर कहाँ होती है। मेथड दो चीजें होती है, एक मेथड को कॉल करने वाला स्टेटमेंट, दूसरी लाइन होती है बॉडी। बॉडी कहाँ जाएगी, बॉडी स्टैक में जाएगी, किसी भी मेथड की बॉडी स्टैक में रहेगी, और कॉलिंग जो है वो कहाँ रहेगी इनकी, वो मेथड मेमोरी एरिया में रहेगी, राइट। यस सर। कॉलिंग स्टोर एंड लिख दो इसका, एंड बॉडी विल स्टोर, बॉडी समझ गए ना, इनटू लिख एरिया, स्टैक मेमोरी एरिया, स्टैक मेमोरी, ठीक है ना, स्टैक एम। कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हो, देखो स्टैटिक जो है वो तीनों तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। अगर आपने ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ऑब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है। स्टैटिक मेंबर्स को
स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना ये मैंडेटरी नहीं है, बट आप कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, क्लास के नाम से कर सकते हो, अगर सेम क्लास है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, राइट? यस सर। समझ में आ गया? सेम क्लास है तो डायरेक्टली का मतलब क्या चीज है? अगर क्लास बदल जाएगी तो आपको क्लास के ही नाम से करना पड़ेगा या फिर ऑब्जेक्ट के नाम से, राइट? बट अगर क्लास सेम है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। सेम क्लास का मतलब क्या हुआ? जहां आपका जिस क्लास में क्लास की आपका बाउंड्री मेथड के है और अंदर। उस क्लास से ही आप मेथड को कॉल कर रहे हैं। यस। जिस क्लास में आपने मेथड बनाया और उसी क्लास की बॉडी उसी क्लास के किसी मेथड के अंदर से आप उस स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो यू कैन डायरेक्टली कॉल दैट स्टैटिक मेथड। अंडरस्टैंड? यस सर। एक चीज होती है दिस रेफरेंस, आगे आगे चल के पढ़ेंगे। वो दिस रेफरेंस अभी के लिए ये समझो कि दिस रेफरेंस नाम के जो रेफरेंस है वो रेफरेंस हम स्टैटिक एरिया के अंदर लिखने यूज नहीं कर सकते। स्टैटिक एरिया का मतलब क्या हुआ? स्टैटिक मेथड और स्टैटिक ब्लॉक। एरिया समझ, स्टैटिक कंटेक्स्ट, एरिया नहीं समझ रहे हो, कंटेक्स्ट समझ लो, है ना? मतलब जहाँ जो ऐसा एरिया जहाँ कोड लिखा जाए, राइट? क्लास के अंदर स्टेटमेंट नहीं लिखे जाते, क्लास के अंदर तो वेरिएबल मेथड ब्लॉक कंस्ट्रक्टर रहता है। आपको कोड लिखना है, लॉजिक लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? कंटेक्स्ट के अंदर। अब दो तरह के कंटेक्स्ट हैं, स्टैटिक कंटेक्स्ट और नॉन स्टैटिक कंटेक्स्ट। स्टैटिक कंटेक्स्ट में क्या क्या आता है? बोलो भाई, जल्दी बोलो। स्टैटिक कंटेक्स्ट में क्या क्या आता है? स्टैटिक ब्लॉक एंड स्टैटिक मेथड। वेरिएबल नहीं आते हैं। कंटेक्स्ट का मतलब जहां पर आप कोड लिखोगे, अपने स्टेटमेंट लिखोगे, अपना लॉजिक एग्जीक्यूट कराओगे, राइट? स्टैटिक ब्लॉक एंड स्टैटिक मेथड। मेथड। इसी तरीके से दूसरा है नॉन स्टैटिक कंटेक्स्ट। नॉन स्टैटिक कंटेक्स्ट को क्या बोलते हैं? इंस्टेंस कंटेक्स्ट बोलते हैं। कहीं आपको ऐसा लिखे मिले तो दोनों एक ही बात है। इंस्टेंस कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट मतलब एरिया जहां पर हमारा कोड लिखा है, स्टेटमेंट लिखे जाएंगे। आप सोच रहे हो कोड तो क्लास के अंदर लिखा जाता है, क्लास के अंदर चार चीजें रहती हैं, वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर, राइट? और कोई स्टेटमेंट नहीं लिखे जाते हैं क्लास में, तो मेंबर डिक्लेरेशन होता है। ओके, यस सर। स्टैटिक ब्लॉक एंड सॉरी नॉन स्टैटिक ब्लॉक एंड नॉन स्टैटिक स्टैटिक मेथड। ठीक है ना? समझ में आ गया है चीजें लिखने का तरीका? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एक और चीज होती है जहां पर आप अपना कोड लिख सकते हो, वो है कंस्ट्रक्टर। समझ में आ जाएगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, विल डिस्कस लेटर। ओके, इसी यूनिट का पार्ट है। तो ओवरऑल ये कहानी समझ में आई? यस सर। ऐसा अब स्टैटिक मेथड में कुछ कमाल वाला कोड कुछ नहीं, इजी है। और एक दो कोड चला के दिखाते हैं। वैसे तो सब तुम लोग समझ ही गए होगे मुझे लगता है। चलो देख लो, एक दो कोड कर लेते। पहले काम करते हैं, नॉन स्टैटिक भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद पे हम आते हैं फिर, ठीक है ना, यस सर। कोडिंग पार्ट पे। तो नॉन स्टैटिक की भी कहानी इजी है, बस अभी बस उल्टा कर दो स्टैटिक का, है ना? तो ऐसे मेथड जो क्लास के अंदर हों, ऑब्वियसली सारे मेथड क्लास के अंदर ही होते हैं। दोज मेथड विच डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास, क्लास के मेथड क्लास के अंदर होंगे, बट उनके आगे क्या नहीं लगा होगा? स्टैटिक। स्टैटिक नहीं लगा होगा। तो वो मेथड कैसे कहलाएंगे? नॉन स्टैटिक। हाँ, तो एक सवाल और है ये यहाँ पर स्टैटिक वाले के अंदर, शायद मैंने पॉइंट ये है, एट विच टाइम, यहाँ पर एट विच टाइम स्टैटिक मेथड आर लोडेड। कौन बताएगा? इनटू मेमोरी, इन मेमोरी। ये कब लोड होंगे मेमोरी में? बोलो भाई। अब जब ऑब्जेक्ट बनेगा हर तब। चीज के लिए हर तो हर जब कॉन्सेप्ट की ऑब्जेक्ट चार क्रिएट चीजें, होगा। व्हेन, कब, वेयर, हाउ और हाउ मेनी टाइम। सर ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये सब लोड होगा। नहीं, मैं नॉन स्टैटिक की, अभी स्टैटिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो कब जाएंगे? स्टैटिक स्टैटिक मेथड क्या कर रहा हूँ? मेथड, वेरिएबल नहीं, मेथड।
कब मेमोरी में जाएंगे? क्लास लोडिंग के बाद, आफ्टर क्लास लोडिंग। क्लास नेम कॉल करेंगे। नहीं कॉल नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे कब मेमोरी में जाएगा स्टैटिक मेथड, आफ्टर लोडिंग दी क्लास की लोड होने के जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर, या फिर समझ लो एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग, एट द क्लास लोडिंग के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग बाय क्लास लोडर, राइट। वेयर कहाँ जाएगा? इनसाइड मेथड मेमोरी एरिया, मेथड मेमोरी एरिया एंड बॉडी कहाँ स्टोर होगी? बॉडी ऑफ द स्टैटिक मेथड, बॉडी ऑफ ऑल मेथड, ऑफ सारे मेथड की, ऑफ ऑल मेथड इन स्टैक मेमोरी एरिया। Okay, how तो प्रोसेस लिखा हुआ, हाउ मेनी टाइम? ओनली वन टाइम। ये एक्टिविटी सिर्फ वन टाइम होगी, ओनली वन टाइम, ठीक है, ओनली वन टाइम, ठीक है ना। तो नॉन स्टैटिक की कहानी ऑलमोस्ट पता, अगर इस लाइन को नॉन स्टैटिक में कन्वर्ट करें तो ऐसे वेरिएबल जिनके आगे स्टैटिक ना लिखा हो और वो क्लास के अंदर हो, ऐसे मेथड, सॉरी वेरिएबल नहीं, ऐसे मेथड जो क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड हैं और उनके आगे स्टैटिक नहीं लिखा है, तो वो कैसे कहलाएंगे? नॉन स्टैटिक कहलाएंगे, ठीक है ना। समझिए इस बात को। दूसरी पॉइंट ये है कि नॉन स्टैटिक जो है वो भी किस मेमोरी में जाते हैं? वो भी मेथड मेमोरी एरिया में ही जाएंगे, और उनकी बॉडी कहाँ स्टोर होगी? स्टैक मेमोरी एरिया। हाँ, लेकिन स्टैक में स्टोर होगी, राइट। बट अगला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मेथड कॉल कैसे होंगे? नॉन स्टैटिक मेथड कैसे कॉल हो सकते हैं? सर ऑब्जेक्ट के थ्रू, ओनली थ्रू दी ऑब्जेक्ट, ना तो क्लास के नाम के थ्रू, ना ही डायरेक्टली, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, और ये दिस रेफरेंस उसमें हम यूज कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे आगे चल के दिस रेफरेंस क्या है, क्यों यहाँ यूज नहीं हो रहा है। तो दिस रेफरेंस की कहानी है कि दिस रेफरेंस जो है आप जब स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड बनाओगे तो आप उनको यूज कर सकते हैं। यू गॉट माय पॉइंट ऑल? नाउ आई एम फोकसिंग दिस फ्यू पॉइंट्स। Those method is declared ठीक है, associated with the object। ये एसोसिएट किसके साथ होंगे? ऑब्जेक्ट के साथ। बगैर ऑब्जेक्ट के इनका कोई काम नहीं है, वैसे ही मेमोरी में पड़े रहेंगे। नॉन स्टैटिक मेथड आर स्टोर्ड इनटू द मेमोरी only once at the time of only once at the time of क्लास लोडिंग। पहुंच तो जाएंगे क्लास लोडिंग के टाइम में, क्लास लोडिंग, ठीक है ना। क्लास लोडिंग टाइम पे पहुंच तो जाएंगे बट यूज नहीं होंगे ना। एंड बॉडी कहाँ रहेगी? एंड बॉडी स्टोर इन स्टैक, ओके, मेमोरी। तो वी, हाँ, यहाँ पॉइंट पे आते हैं। पहले तो हम कितनी बार पहुंचेंगे? ये भी एक बार। कब? कितनी बार पहुंचेंगे नॉन स्टैटिक मेथड? जितना ऑब्जेक्ट बनोगे सर। ये इस यूज में कब आएंगे? व्हेन कैन बी यूज्ड? आफ्टर क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आफ्टर क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब सर क्लास लोड होगी तब। नहीं, कब पहुंचेंगे? क्लास लोड होगी तब पहुंचेंगे। कब इस्तेमाल कर सकते हो, मैं ये बात कर रहा हूँ। कब आपको व्हेन वी कैन कॉल, यूज मतलब व्हेन वी कैन कॉल। ऑब्जेक्ट बनाएंगे सर तभी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, आफ्टर क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आफ्टर क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? हाउ मेनी टाइम पहुंचेंगे? एक बार ही पहुंचेंगे, राइट। किस मेमोरी में पहुंचते हैं? मेथड मेमोरी एरिया में मेथड पहुंचते हैं, और जो है वो स्टैक में उनकी बॉडी स्टोर हो जाती है, ठीक। अच्छा, ये पॉइंट है ओवरऑल जो समझ में जो निकल के आ रहा है वो ये है कि इस जो नॉन स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो
कैसे कैसे कॉल कर सकते हो, कौन बताएगा? डायरेक्टली कॉल हो पाएंगे? नो नहीं सर, सर, only and only with the object. Only to the object. But एक we can call non-static method. We can call non-static method directly from the static context, but we can call with the help of object. सर हाउ मतलब- मेनी टाइम, ओनली वन टाइम सर, ये सर डिपेंड करता है सर उस पे जितने भी how ऑब्जेक्ट many time stored into the memory लिखो, store memory में store how many time stored into the memory in the memory. यस ये थोड़ी नहीं कितनी बार कॉल कर सकते हो, कॉल तो कितनी भी बार करो, है ना? यस सर, हाउ मेनी टाइम स्टोर्ड इनटू द मेमोरी, कहाँ पहुंचते हैं, व्हेन, कब मेमोरी में पहुंचते हैं, व्हेन इट लोडेड इनटू मेमोरी। ये लिखूं मैं, ठीक है? पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखना, कहीं पर कुछ एम्बिग्यूटी नहीं रहना चाहिए, राइट? Yes. पॉइंट 4 ये कहता है कि हम नॉन स्टैटिक मेथड को स्टैटिक के अंदर से कॉल तो कर सकते हैं, लेकिन आपको पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए तभी कॉल कर पाओगे, ठीक है ना? राइट? यस सर। अरे ये कोई समझने में कोई दिक्कत, जैसे कल हमने कॉल किया था, मान लो ये किसी नॉन स्टैटिक मेथड को आपको अगर स्टैटिक मेथड के अंदर से कॉल करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? सपोज ये है कि ये वॉइड m1 है, तो आपको कैसे कॉल कराना है m1 को, तो ये स्टैटिक एरिया है ना मेन, यस तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तब आप इसको कॉल कर पाओगे, राइट? यस सर, समझे बात को? नहीं, ये लिखा हुआ है, डायरेक्टली कॉल नहीं होगा, मतलब ठीक है ना? जैसे डायरेक्टली मतलब Yes, हुआ ऐसे करके कॉल नहीं होगा, सर क्लास नेम से कॉल नहीं होगा, ऐसे भी कॉल नहीं होगा बगैर ऑब्जेक्ट के अलावा, ऐसे कॉल नहीं होगा, ऐसे कॉल नहीं होगा, ये लिखा हुआ है, राइट? अच्छा, एक और बहुत थोड़ा सा डेप्थ में समझने वाली बात है, वो बात ये है, पॉइंट जो 5 में लिखने वाला हूँ, ठीक है ना? बट वी कैन कॉल नॉन स्टैटिक मेथड directly, but we can call the non-static method directly, but we can call non-static method directly inside the non-static context. बस किसके समझ में आई, किसके नहीं आई, नहीं बताओ? But we can call the non-static method directly inside the static context. जो नॉन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट है वहां से, नॉन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? नॉन स्टैटिक मेथड एंड नॉन स्टैटिक। अब नॉन स्टैटिक ब्लॉक की अभी बात ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी हम बात कर रहे हैं एक नॉन स्टैटिक के अंदर से दूसरा नॉन स्टैटिक कॉल हो जाएगा, डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, डायरेक्टली कॉल। यस सर, सर क्योंकि नॉन स्टैटिक है दोनों इसलिए। अब सवाल समझिएगा, थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर कैसे कॉल हो जाएगा अभी तुम खुद अपने आप ही देख के समझ जाओगे, ट्राई टू ऑब्जर्व। मैं यही कोड लिखने वाला हूँ, तब स्टैटिक पे बात नहीं है कि प्रोग्राम में स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों क्लियर करते हैं, ठीक है ना? स्टैटिक अंडरस्कोर नॉन स्टैटिक, निकाल तो ना आएगा, ठीक है ना? इधर देखो भाई, इधर देखो, दोनों मेथड कैसे हैं, दोनों मेथड कैसे हैं, स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है? non-static है। नॉन स्टैटिक है, तो दोनों को कॉल करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेंगे? 2 सर। तो इनसाइड m1 2 ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेंगे? यस सर। नहीं यार, सर एक ही बन जाएगा, दोनों non-static है। अरे मेरे भाई, अगर एक बार पहले तो ऑब्जेक्ट, सबसे पहले चीज तो ये क्लियर रखो कि ऑब्जेक्ट जो है, पर्पस जो है ऑब्जेक्ट का, एक्चुअल पर्पस वो है उसकी स्टेट को एक्सेस करना। पहली बात तो इसमें स्टेट कोई है ही नहीं, ठीक है? पर्पस से भटक जाओगे आप, प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे जावा की, पर्पस से मत भटको। जरूरत तो इस प्रोग्राम के हिसाब से तो जरूरत ये है कि एक भी ऑब्जेक्ट ना बनाया जाए, राइट? एक्चुअल जो पर्पस है। बट हम मान के चलते हैं, सपोज करो यहाँ पर कोई स्टेट थी, सपोज करो एक XYZ नाम की स्टेट थी, ठीक है ना? सपोज करो अभी हमें
लेकिन अभी मेरा पर्पस जो है वो इस XYZ को कॉल करना नहीं, मेरा पर्पस जो है अभी इस M2 को है। अभी मैं ये भी आऊंगा कि असल में नॉन स्टैटिक मेथड बनाए कब जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। पॉइंट पे समझो बात को, अभी थोड़ा सा और गहराई है। Why static method are created? Why static and why non-static method? भाई क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकलेगा, ध्यान से समझते चलो। Why non-static method are created? क्यों होते हैं ना, पॉइंट पे आइए। देखो यहाँ देखो, समझो पहले तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, है ना। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने M1 M2 दो मेथड ले लिए, ठीक है ना। क्लास का नाम क्या रखा है मैंने, दोनों कैसे हैं ये मेथड M1 M2 कैसे मेथड है, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक। ये मेथड में ये मेमोरी में कब पहुंच गए थे, जब ये क्लास लोड होगी तब ये मेमोरी में पहुंच जाएंगे। मेमोरी में पहुंच गए, यस सर। मेमोरी में पहुंचेगा, ऑब्जेक्ट से कोई लेने देना नहीं है, राइट। यस ये सर। मेमोरी में कब पहुंचेगा, ये XYZ जब ऑब्जेक्ट बनेगा। जब ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट ये बन यस गया। सर। अच्छा, ऑब्जेक्ट इस लाइन से बना है, किससे बना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एक्चुअल जो कोड है वो कौन सा है, इस पूरी लाइन में जो एक्चुअली जिससे ऑब्जेक्ट बन रहा है वो कौन सी चीज है जिससे ऑब्जेक्ट बन रहा है। सर सर न्यू न्यू। जो लगा हुआ न्यू। जैसे बाइक न्यू है, सब। बाइक जैसे बाइक देखी है आपने, और यस बाइक से सर। अगर आप जो है जो हेडर है बाइक का हटा दो, जो आगे लगा होता है हैंडल के आगे हेड पूरा, उसे हटा दो, सिर्फ हैंडल रहने दो, बाइक चलेगी या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी सर। क्यों नहीं चलेगी भाई। लाइट हटा दी हमने, सपोज गद्दी हटा दी तो चलेगी ना बाइक। मेन चीज है बाइक किससे चल रही है, ऑब्जेक्ट किससे बन रहा है, न्यू से। नहीं समझे बात को अभी मेरी। यस सर समझ। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि जो है सपोज जैसे आप कंपनी से देखा आपने, ट्रक व्रक निकलते हैं तो स्टार्टिंग में कैसे बने होते हैं सर बिल्कुल खाली रहते हैं सर, बॉडी नहीं रहती बिल्कुल उनके, सिर्फ एम, चेसिस रहती है। हाँ बस वैसे ही समझो, ये वो चीज है न्यू, एकदम वही स्टार्टिंग की चीज है। अब बाकी आपको ये ऑब्जेक्ट ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बन जाएगा। देखो ऐसे वेरिएबल भी कॉल हो जाएंगे, मेथड आपको कॉल करना है M1 ऐसे ही कॉल कर लो। अब आप चाहोगे कि हमको दूसरा फिर से कॉल करना है, तो आपके पास एड्रेस चाहिए, दोबारा तो ऐसे लिखोगे नहीं, फिर से दोबारा फिर लिखोगे तो एक और ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी में। अगर आपको लगता है हमको एक ही ऑब्जेक्ट बनाना, तो ये इस कोड से अगर आपको M2 कॉल करना है तो 2 बार हो जाएगा काम, राइट। यस सर। नहीं समझे, ये ऐसे काम होता है, एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, बट हमको चाहिए एक ही ऑब्जेक्ट। तो अगर हमको एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए और उसका एड्रेस को बार बार यूज करना है, राइट, अंडरस्टैंड माय व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपको लगता है कि मुझे एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए और उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को, उसके एड्रेस को बार बार यूज करना है, तो आप उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को आप इसमें स्टोर कराइए, इस तरीके से काम करिए। ये अगर आपको लगता है कि हमको एक बार ऑब्जेक्ट बनाना है और एक बार ही कॉल करना है कोई चीज, बस उसके बाद कोई काम नहीं है, तो यू डोंट राइट दिस लाइन, यू डायरेक्टली यूज दिस लाइक M1। अगर आपको लगता है सिर्फ हमको M1 ही कॉल करना है, फॉर एग्जांपल, समझ में आया नहीं समझ में आया भाई। यस सर। देख लो मैं दिखा देता हूँ। इनसाइड M1 मेथड लिख के आ जाएगा आउटपुट में, है ना। देख लो इनसाइड M1, ठीक समझे या नहीं। यस सर। अगर इस तरीके से आपको M2 चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, M2। लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ तुम्हारे नॉलेज के लिए, बट ऐसा करेंगे नहीं अभी हम, ठीक है ना। देखो M2 आ जाएगा, ठीक, क्लियर। यस सर। अब आप इसको प्रिंट कराओगे, मान लो हमने इसी लाइन को यहाँ पेस्ट कर दिया, तो ये क्या दे देगा, क्लास का नेम @some hash code। ओके, ये तीसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है भाई, ये भाई एक भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। 3 ऑब्जेक्ट मेमोरी में बन गए। हाउ टू काउंट विल डिस्कस लेटर, ऑब्जेक्ट का काउंट कैसे करोगे, 3 बन गए 5 बन गए मेमोरी के अंदर, है ना, विल डिस्कस लेटर। ओके, ये 3 ऑब्जेक्ट, बट मेरी ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है ना भाई। ये समझ में आया, क्लास का नेम @some hash code, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, उसका एड्रेस क्या है, दैट इज व्हाट क्लास नेम @some hash code।
मैं इस कोड की बिल्कुल डिस्कशन नहीं कर रहा था, ठीक है ना। जो मेरा पॉइंट है वो पॉइंट है कि एक्चुअली मुझे इस XYZ को एक ही बार एक्सेस करना है, तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बार बार ऑब्जेक्ट क्यों बनाए, राइट। यस सर। पॉइंट ये है, मैंने यहाँ से एज डॉट m1 मेथड कॉल किया। कौन सा मेथड कॉल किया, मेरा कंट्रोल यहाँ पहुंच जाएगा। यस सर। मैंने यहाँ से m2 कॉल कर दिया। m2 कैसा है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, m2 नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक है। लेकिन एक नॉन स्टैटिक मेथड दूसरे नॉन स्टैटिक मेथड से डायरेक्टली कॉल हो सकता है, राइट। इसके पीछे की इंजीनियरिंग समझना, ठीक है। ये देखो आउटपुट देख लो फिलहाल। m1 आपने कौन सा कॉल किया, m1 कॉल किया, m1 ने ये लाइन प्रिंट कराई, यहाँ से m2 कॉल हो गया डायरेक्टली। मैंने कोई क्लास का नाम तो वैसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है, नॉन स्टैटिक है, कोई मतलब नहीं है ना। बट ट्राई टू ऑब्जर्व, तो ये डायरेक्टली कॉल कैसे हो गया, राइट। पहले आउटपुट देखो फिर डायरेक्टली कॉलिंग पे जाते हैं। दिख रहा है ना m1 m2 दोनों। अब पॉइंट समझिएगा डायरेक्टली कैसे कॉल हुआ। पॉइंट ये है, असल में ये लिखा हुआ कहां पर है, ध्यान से समझो। ये किस कंटेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है, ये कॉलिंग जो है, कॉलिंग किस मेथड के अंदर लिखी है, नॉन स्टैटिक मेथड के। कॉलिंग प्लेस क्या है, कॉलिंग प्लेस इज नॉन नॉन स्टैटिक। स्टैटिक मेथड, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। तो ये नॉन स्टैटिक मेथड जिसका नाम m1 है, ये खुद कब कॉल होगा, जब मेथड बनेगा सर। जब मेथड नहीं, जब ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसे कॉल कराओगे, राइट। ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी कि जब हम m2 को कॉल कर रहे हैं तो इंटरनली मेमोरी में ऑब्जेक्ट बन चुका है या नहीं बना है, यस सर, बन चुका है। दैट इज व्हाई इट इज कॉलिंग, राइट। बात समझ में आया। सपोज यस सर। एक नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद नॉन स्टैटिक करा ऐसे देंगे नहीं, सर। फिर समझो, ये m1 मेथड कैसा है, नॉन स्टैटिक। कब कॉल होगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी कि जब इस लाइन पे कंट्रोल आएगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये मेथड कॉल हो रहा है। जब ये मेथड कॉल हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बन चुका है, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है, राइट। और जब ऑब्जेक्ट के यस थ्रू सर। कॉल हो रहा है तो m2 भी नॉन स्टैटिक है, इसका मतलब इंटरनल मेमोरी में ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो ये m1 कॉल हुआ। That is why we can directly use non-static method inside any other non-static context. You got my point? यस सर। अच्छा, देखो क्या होगा यहाँ पर, हम अगर हम क्लास का नाम लिख देते हैं तो अब मेरे ख्याल से कुछ भी दिक्कत हो भाई, अब बताओ, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो। सर तो क्लास का नाम अलाउड नहीं नॉन स्टैटिक के साथ, ठीक है ना। हाँ बोलो बोलो भाई। बोलो, क्या आवाज नहीं आ रही मेरी क्या। तो सर ये इसमें ऑब्जेक्ट का कोड नीचे लिखा हुआ है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो देखो देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट बना ना, असल में आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा फर्क। ये आप सोच रहे हो कि कैसे आ गया, राइट। थोड़ी देर के लिए एक नींद, अभी मैं एक्चुअली उस टॉपिक पे पहुंचना चाह रहा था, लेकिन अभी 2 दिन बाद पहुंचूंगा। फिलहाल समझ लो, ठीक है ना। मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से नहीं तो खो जाओगे, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। फुल इंजीनियरिंग मैंने क्या प्रिंट कराया, एस। क्या प्रिंट कराया, एस के पास क्या है, एस के पास क्या प्रिंट होगा, क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस, क्लास का नाम, जिस जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना उसका नाम @some hash code। इंटरनल मैकेनिज्म समझा रहा हूं ये कैसे पॉसिबल है, राइट। जब आपने ये m1 मेथड कॉल कर दिया, किस m1 क्या है, नॉन स्टैटिक। तो जब आपने m1 नॉन स्टैटिक मेथड कॉल किया किस ऑब्जेक्ट पे, s वाले रेफरेंस वेरिएबल पे, तो जो s पे जो एड्रेस पॉइंट हो रहा है मेमोरी के अंदर, वो एड्रेस यहाँ पे भी पॉइंट होगा। देखो प्रिंट करा रहा हूं मैं, ठीक है ना, वही सेम एड्रेस, बट यहाँ पर वो प्रिंट होगा इन द फॉर्म ऑफ दिस, फॉर्म में प्रिंट होगा। दिस एक जावा का कीवर्ड है, वो दिस में अपने आप ये वाली चीज आ जाएगी, समझे मेरी बात। यस सर। और उस दिस के थ्रू ये दिस इंटरनली दिस लग जाएगा इसके साथ। बात समझ में आई।
और यस जिसके सर। पास क्या है, जो चीज एस के पास है, एस के पास क्या है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस, जिसके पास क्या है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस। कैसे आया ऑब्जेक्ट का एड्रेस, M1 मेथड, ध्यान से समझिएगा फिर से, ये M1 मेथड किस पे कॉल हुआ, एस के थ्रू। एस के पास क्या था, ऑब्जेक्ट का एड्रेस, वो एस के ऑब्जेक्ट जब M1 ये कॉल हुआ तो वो एड्रेस यहाँ पे भी आ गया। कैसे आ गया, विद द हेल्प ऑफ दिस एक मैकेनिज्म है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। बहरहाल अभी फिलहाल के लिए आप ये समझिए, दिस को मैं प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ। दिस क्या प्रिंट करेगा, टेल मी प्लीज फास्ट। एड्रेस। कौन सा एड्रेस, जो एस की वैल्यू है सेम वैल्यू प्रिंट यस सर, राइट। जो एस की वैल्यू है। व्हाट माय पॉइंट, बोलो भाई। यस सर। यस सर। दैट्स गुड। पहुंचेंगे अभी, ये यूनिट 2 काफी बड़ी है, ऑब्जेक्ट नॉन स्टैटिक स्टैटिक में घुमाती रहेगी तुमको, ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो। ओके, लेट्स ऑब्जर्व द एड्रेस, इज द सेम एड्रेस और डिफरेंट एड्रेस, सर सेम। सेम। समझ में आया। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप यहाँ डायरेक्टली M2 कॉल करोगे तो डायरेक्टली नहीं होता, इंटरनली ये दिस डॉट लग जाता है इसके आगे। जिसके पास क्या है, वही एड्रेस, ये वाला एड्रेस, ठीक है ना। जब जिसके Yes, थ्रू आप, जिसका मतलब क्या हुआ, नॉन स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक M2 कॉल कर दो, नॉन स्टैटिक M2 कॉल। बात समझ में आई या नहीं। यस सर। यस सर। तो मैं अभी ये बताया, ये आप डायरेक्टली समझो कि ये अपने आप कॉल हो जाता है अगर किसी नॉन स्टैटिक के अंदर लिखा हुआ है। क्लियर। एक लाइन Yes, याद sir. रखो, स्टैटिक मेथड के अंदर से अगर आप किसी नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कराओगे तो कॉल नहीं होगा, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यानी कि देखो मेन कैसा है, स्टैटिक मेथड है, अगर किसी स्टैटिक मेथड के अंदर से अगर आप मेथड नॉन स्टैटिक को कॉल कराओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बगैर ऑब्जेक्ट के पॉसिबल नहीं है। देखो मैं यहाँ से M1 को डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, क्या बोलेगा, M1 इज दी नॉन स्टैटिक मेथड, तो आप स्टैटिक के अंदर से डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, राइट। Yes, sir. समझ में आया। तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, आपने ऑब्जेक्ट बना लिया है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल कराओ। व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एस, एस इज द रेफरेंस ऑफ कहाँ जा रहे हैं। ओके, अंडरस्टैंड। देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी प्रोग्राम में स्टैटिक वाली भी कहानी कवर करता हूँ, ठीक है ना। स्टैटिक void M3 void static void M4 फंक्शन है बस। स्टैटिक नॉन स्टैटिक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस हल्का सा आपको माइंड में चीज टिक कर जाना चाहिए, बस ये समझ लो बस। M3 एंड देन M4। अच्छा, अब कौन बताएगा ये M3 मेथड को मैं कहाँ से कॉल कर सकता हूँ, यहाँ से कॉल हो जाएगा नॉन स्टैटिक के अंदर से M3। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। अब सर नहीं है सर, स्टैटिक में ही होगा। नहीं कहीं हमने लिखा कहाँ है बताओ। हमने ये कहा है कि स्टैटिक जो होते हैं वो कहीं से भी कॉल हो जाते हैं, डायरेक्टली नहीं। मतलब स्टैटिक मेथड कैन थ्रू द क्लास नेम, ऑब्जेक्ट रेफरेंस और डायरेक्टली विद इन द सेम क्लास। ये लिखिए लाइन, सेम क्लास मतलब अगर डायरेक्टली कॉल करना है, डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, ये लाइन समझना। हम बगैर रेफरेंस के, बगैर क्लास नेम के डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं तो कब होगा, सेम क्लास के अंदर। तो मैंने यहाँ पर क्लास का नाम नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं लिखा, डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ। तो क्या है ये M3 मेथड किस एरिया में लिखा है ये मैटर करेगा ही नहीं। अगर M3 स्टैटिक है, ध्यान से समझिएगा, अगर M3 स्टैटिक है तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा कि नॉन स्टैटिक के अंदर से कॉल हो रहा है या स्टैटिक के अंदर से कॉल हो रहा है। एक बार लिख देता हूँ, स्टैटिक मेथड can be called from the any context of the class, any context means स्टैटिक कंटेक्स्ट के अंदर से भी कॉल कर सकते हो इसको, एंड नॉन स्टैटिक।
एंड कंस्ट्रक्टर के अंदर से भी कॉल हो जाएगा, है ना, आगे चल के पढ़ लोगे कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना, स्टैटिक मेथड जो होते हैं वो कहीं से भी कॉल हो जाते हैं। समझ के बात को नहीं समझे अभी भी? एक और थोड़ा सा एक और क्लू देख लो, अभी एक केस और है। उस क्लास का नाम MVC है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है ना। इसमें एक M5 मेथड है, स्टैटिक है वो भी, स्टैटिक M5, ठीक है ना। एक SOP पड़ा हुआ है उसके अंदर M5 वाला। मन में आ रहा है भाई इतना? तो ये पहले अभी तो मैं बात M3 की कर रहा हूँ। M3 कॉल हो जाएगा, यहाँ से कॉल नहीं हो पाएगा, ये बताओ। M3 कैसा है? स्टैटिक है। स्टैटिक कहीं से भी कॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से मतलब किसी कंटेक्स्ट के अंदर से। ऐसा नहीं कि आप M3 को यहाँ लिख दो यहीं से कॉल हो जाए। ये जो एरिया है वो क्लास का एरिया है। क्लास के एरिया में वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, मेथड डिक्लेयर होते हैं, कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर होते हैं। कोड नहीं लिखा जाता, तुम जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्लास के अंदर लिख दें, नहीं। क्लास के अंदर 4-5 काम होते हैं। क्या काम है? वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर एंड इनर क्लास अगर आपको लगानी है। ओके, तो ये कॉल हो पाएगा नहीं? जल्दी बताओ। M3 नहीं हो पाएगा। अरे यार अभी ये लाइन तो लिखी तो थी सर हो जाएगा। मेथड कैन बी कॉल फ्रॉम दी एनी कंटेक्स्ट, किसी भी कंटेक्स्ट अच्छा में कॉल हो स्टैटिक सकता है, यस सर हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, हाँ भाई यही तो कह रहे हैं, स्टैटिक हो ठीक है। जाएगा। तो स्टैटिक क्लास के नाम से भी हो जाते हैं, डायरेक्टली भी हो गए। देखो डायरेक्टली सेम क्लास में हो गए, डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली हो रहा है ना, डायरेक्टली सेम क्लास, ठीक है। मैं क्लास के नाम से कॉल कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं क्लास के नाम से कॉल कर देता हूँ तो भी कॉल हो जाएगा M3, क्योंकि ठीक है ना। मैं ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस ऐसे मतलब, ठीक है ना, M3 तो भी कॉल हो जाएगा। समझ पा रहे नहीं तुम भाई? यस सर। M3 जो है डायरेक्टली कॉल हो सकता है। M3 स्टैटिक है, उसको ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी कुछ भी नहीं है, राइट। अब जरा M3 के अंदर पहुंचते हैं। M3 के अंदर से मैंने M4 कॉल किया, क्या ये पॉसिबल है? ये लाइन अगर आपके समझ में आई तो ये सब तो आंसर दे पाओगे। स्टैटिक मेथड sir, कैन बी कॉल्ड possible है। फ्रॉम एनी कंटेक्स्ट, एनी यस सर कंटेक्स्ट, पॉसिबल है, तो क्या हो ये जाएगा। पॉसिबल है? यस सर। पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। स्टैटिक अगर है तो वो आप कहीं से भी कॉल करा दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। यस सर। चलो ठीक है, तो कॉल हो जाएगा, M4 भी कॉल हो जाएगा। यस सर। यस सर। स्टैटिक की तो ऑब्जेक्ट से कोई डिपेंडेंसी नहीं, तो आप स्टैटिक जब वर्ड आए तो दिमाग से निकाल दो ये ऑब्जेक्ट का कुछ कहानी है, ऑब्जेक्ट की कोई कहानी नहीं है, ठीक है ना। देख रहे हो M4 यहाँ पे भी है। अच्छा M4 यहाँ पे क्यों आ गया? एक काम करते हैं, ये 2 बार कॉल हुआ ना असल में M3 के अंदर से M4, तो जब भी M3 कॉल होगा तब भी M4 आएगा, राइट। देखो ना, यस सर। M3 यहाँ से कॉल किया, M3 यहाँ आया, फिर जैसे M3 की ये लाइन चली M3 वाली, वैसे M4 कॉल हो गया, राइट। तो हर यस बार सर। क्या आएगा? M3 के बाद M4, राइट। समझ गए ना? अब एक पॉइंट है ये वाला कि मैं इस क्लास का M5 कॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो मैं M5 कॉल कर रहा हूँ यहाँ से, क्या कॉल हो पाएगा? नो सर, क्लास नेम से हो जाएगा। हाँ क्लास नेम से हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्लास बदल गई है अब। यस सर। ये क्लास अलग है, M5 अलग क्लास का है। M5 किस क्लास का है? स्टैटिक MVC क्लास का है। किस क्लास का है? MVC क्लास। M5 किस क्लास का मेथड है? MVC क्लास का, तो आप MVC क्लास के नाम से कॉल करेंगे। अभी आप क्या बोलेगा? M5 मिल नहीं रहा, कैन नॉट फाइंड सिंबल। M5 को ये कहाँ देख रहा है? अपनी क्लास में देखा इसने, अपनी ही क्लास के अंदर, अपनी क्लास में देखा M5 नहीं मिला, एक्चुअली है ही नहीं। तो M5 इसको क्या करते हैं? MVC क्लास के अंदर है, क्या लिखोगे आप? M क्लास नेम डॉट मेथड, राइट, ठीक है ना। अब इसको स्टैटिक के अंदर से भी कॉल करना है तो स्टैटिक के अंदर से भी कॉल कर सकते हो, ऐसे ही है। अब ये मत सोचना पूछना कितने बार कौन कॉल होंगे, ठीक है। फ्लो अगर आप समझना प्रोग्राम का तो बता पाओगे आउटपुट? पहले तो देख लो अभी आउटपुट, अगर आपको समझना है आउटपुट कैसे आ रहा है, आउटपुट बिखरा हुआ आएगा, काफी लंबा आउटपुट रहेगा, ठीक है। कुछ समझना है इसको तो स्टेप बाय स्टेप चलो।
डोंट गेट कंफ्यूज। आउटपुट अगर आपको समझना है तो स्टेप बाय स्टेप चलो, 5 मिनट का काम है, आउटपुट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मेन एग्जीक्यूट होगा, ऑब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट बना और हमने क्या प्रिंट कराया, एस को प्रिंट कराया। एस में क्या प्रिंट हुआ, क्लास का नाम @some_hash_code, राइट। Yes, M1 sir. में कंट्रोल गया, कहाँ कंट्रोल गया, M1 के ऊपर। M1 कहाँ है M1 ये है। M1 में गया तो क्या लिख के आया स्क्रीन पे, इनसाइड M1, राइट। अच्छे से समझिएगा भाई, ठीक है ना, फ्लो समझ। आप कह रहे हो क्या आउटपुट आ गया, ठीक है। अब M1 के बाद क्या कॉल हो रहा है, M2. ये M2 कॉल हुआ। अभी ये लाइन एग्जीक्यूट हुई थी, अब इस लाइन पे कंट्रोल आ गया M2 पे। M2 कहाँ है, ये है M2, यानी समझिएगा M2 ये है, यानी कि क्या लिख के आएगा, इनसाइड M2, इनसाइड M2, ठीक है ना। इस लाइन के बाद, ये इस लाइन के बाद कंट्रोल कहाँ गया, M5 पे, तो क्या लिख के आएगा, इनसाइड M5, राइट। प्रोग्राम का अगर फ्लो समझना चाह रहे हैं कैसे कैसे घूम रहा है, ठीक है ना। कंट्रोल यहाँ था, यहाँ कंट्रोल कहाँ से आया, इस लाइन के बाद, इस लाइन पे कंट्रोल कहाँ से आता है, यहाँ से। यहाँ कंट्रोल कहाँ से आया था, यहाँ से, राइट। उसके बाद क्या चलेगी, दिस वाली लाइन, दिस इक्वल टू, राइट। एनी इश्यूज समझने में, फ्लो प्रोग्राम का कैसे चल रहा है। अब ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ये वाली लाइन। अब कंट्रोल कहाँ पहुंच रहा है, M3 पे। कंट्रोल कहाँ पहुंचा, M3 पे। M3 के अंदर से क्या पहुंच रहा है, M5 पे। अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, घूमना बिल्कुल मत, ठीक है। M5 पे कंट्रोल फिर से पहुंच गया, कैसे पहुंचा, M3 के अंदर से, है ना। तो इनसाइड M5, M3 के अंदर से M5 पे पहुंचा है कंट्रोल, ठीक है, M3 के अंदर से। तो M3 में अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं, यानी कि यहाँ पर, ठीक। फिर इसके बाद ये लाइन चलेगी M3, फिर उसके बाद क्या होगा, M4 मेथड की कॉलिंग लिखी हुई है, M4 ये है, यानी इनसाइड M4, ठीक है ना, M4, राइट। M4 पे कंट्रोल कहाँ से आया था, यहाँ से, ठीक है ना। फिर ये लाइन चली, ये लाइन चली। M3 का कंट्रोल कहाँ से आया था, M3 का कंट्रोल यहाँ से आया था, राइट। फिर से M3 कॉल हो रहा है, फिर से M3 कॉल होने का मतलब क्या है, M5 का कॉल होना, इनसाइड M3 कॉल होना, फिर M4 कॉल होना, फिर से M3 कॉल हुआ, तो 3 बार M3 कॉल हो रहा है, राइट। 3 बार M3 कॉल हो रहा है, 3 बार काम, ये वाला काम 3 बार हो जाएगा। 1 2 3। ट्राई टू मैच द आउटपुट। मैच कर लो आउटपुट को। समझ गए भाई, नहीं समझे। यस सर, सेम है बिल्कुल। ओवरऑल आपको फ्लो समझना है, फ्लो। अभी इसमें कोई ऐसा काम नहीं, सिर्फ कॉलिंग हुई है, एक मेथड की कॉलिंग दूसरी जगह से, दूसरे की तीसरी जगह से, यही सब हुआ है। यस सर, आज कॉलिंग समझ में आ गई। हैं? तो यस सर, आज कॉलिंग समझ में आ गई। अभी इसमें मैंने सिर्फ 5 स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड बताए हैं, ठीक है ना। ये अलग प्रोग्राम है, पिछली बार मैंने बताया होगा किसी लैब में, ये वो प्रोग्राम है। मैं आज का प्रोग्राम तुम लोग भेजता हूँ। आपको क्या करना है, ओवरऑल फ्लो समझना है। क्या समझना है, मैंने इस कोड में भी फ्लो समझा रखा है, ठीक है ना भाई। बहुत जरूरी है फ्लो समझना, आगे चले कुछ समझ में नहीं आएगा जब बड़े प्रोग्राम बनेंगे, कैसे कौन सी चीज कहाँ पहुंच गई। यस सर, इसलिए मैं बता रहा हूँ फ्लो समझना बहुत जरूरी है, कैसे कैसे चीजें आइटरेट हुई हैं।